हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 12th के चैप्टर 5th का सेकेंड पार्ट पे वीडियो बना रही हूँ, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहाँ पे जो दिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी बे रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रीट। क्या हुआ यहाँ पे, व्हेन एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट पे लिया रिपीट किया गया है, यूजिंग अदर ट्रीट को लिया गया है इन अदर प्लांट में, किसी और प्लांट में। तो इट वाज फाउंड दैट द समटाइम्स द F1 हैड फिनोटाइप, जो F1 के पास फिनोटाइप था, दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू। तो ये क्या कहा, रिजेंबल नहीं कर रहा है पेरेंट्स से और इसके बीच में रह जा रहा है था। तो ये कंडीशन में क्या देखा गया कि द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। ये किस फ्लावर में देखा गया, डॉग फ्लावर में। सिनेप्टोगन जिसको बोलते हैं, मिराबिलिस जिराफा, एंटीगेनियम स्पीसीज में। एंड नीचे गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये प्लांट में आप अच्छे से देख सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं उसमें यह करेक्टर रिजेंबल नहीं कर पाता है, ठीक है, पोजनी में। तो इन क्रॉस ऑफ द बिटवीन द टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, तो इसमें क्या किया गया, दो ब्रीडिंग रेड फ्लावर को लिया गया एंड टू ब्रीडिंग जो वाइट फ्लावर को लिया गया। तो वो जो रेड वाला है उसमें कैसे हमें डिकोड कर सकते हैं, जो कैपिटल आर को यहाँ दो लिया गया है, दो एलिल है इसमें। तो ये एक हो गया टू ब्रीडिंग रेड कलर हो गया, एंड इसके बाद में जो स्मॉल आर लिया गया, तो ये हो गया आपका वाइट फ्लावर के लिए। इसके बाद ये दोनों का जो क्रॉस कराया गया तो उसमें F1 में क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, ठीक है, जो कैसा कलर शो कर रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो मेंडल का जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मोनोहैबिट में, तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए अगर एक कैपिटल आर आया इस पे, मतलब मान लेते कोई भी डेट, जैसे हम लोग उसमें लेंथ के बेसिस पे लेते थे, तो कैपिटल टी लेते थे यानी स्मॉल टी लेते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें भी लेंथ लॉन्ग ही रहता था। जैसे मान लीजिए टेल है, पेरेंट्स टेल है, तो उसमें कैपिटल टी जो होता है डोमिनेट होता था, उसमें स्मॉल टी कैपिटल टी में भी वो टेल ही रहता था। लेकिन यहाँ पे केस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग कलर के बेसिस पे लिए हैं। इसमें क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि जब ये कैपिटल आर स्मॉल आर आता है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है, पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर पा रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है। तो व्हेन दी F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि F1 को सेल्फ पोलिनेशन करा दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिला, जो F1 F2 रिजल्ट आया तो उसमें रेसी जो आया 1:2:1 का आया, जिसमें क्या था, 1 रेड था, 2 पिंक मिला एंड 1 वाइट मिला। तो हेयर दी फिनोटाइप रेशियो वेयर एग्जैक्टली एज वुड एक्सपेक्ट इन, किसमें एक्सपेक्ट किए थे हम लोगों ने, मेंडलियन मोनोहाइब्रिड कोर्स में। ये कोर्स का जो रेशियो आया ये तो मेंडलियन के जैसा ही मिला दूसरा, लेकिन बट द फिनोटाइप की रेशियो की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, बाहर का जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो कलरेंस दिखाई पड़ता है, डिफरेंस दिखाई पड़ता है आउटर वाली, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। इसकी फिनोटाइप का अपीयरेंस है। तो फिनोटाइप का अपीयरेंस में हम लोग कलर ले सकते हैं। तो ये जो कलर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट हो जा रहा है, जो कि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड कोर्स था उससे ज़्यादा डिफर कर रहा है। तो चेंज फ्रॉम 3:1 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चेंज हो रहा है फिनोटाइप, जिसमें क्या होता है 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव को दिखा रहा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड वाज द आर वाज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे, जो कैपिटल आर है यहाँ डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली, किस पे, स्मॉल आर पे। एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एच पिंक, जो इसको क्या कर रहा है, पिंक में कर रहा है चेंज, एंड इस कैपिटल आर को रेड में, एंड जो डबल स्मॉल आर है वो वाइट में। तो इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट में डोमिनेंस का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है कि एग्जैक्टली डोमिनेंस क्या होते हैं, एंड वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। क्यों ऐसा होता है कि कुछ एलील जो होते हैं वो डोमिनेंट शो करते हैं, कुछ एलील क्या होते हैं,
रेसेसिव शो करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसके रीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज। तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर में जीन करता क्या है। ठीक है, एवरी जीन में क्या होता है, एज यू नो बाय नाउ, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। इस जीन के पास में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पार्टिकुलर ट्रेट को। किसी पार्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास में क्या होता है, जीन के पास में इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन। तो जीन का क्या होता है, 2 कॉपी होता है उसमें। ठीक है, कैसे होगा, एज ए पेयर ऑफ एलील, मतलब इसके पास में क्या होगा, पेयर ऑफ एलील देखने को मिलेगा। नाउ these 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, और इस एलील को हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा आइडेंटिकल ही हो, वो क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो एज इन हेटेरोजाइगोट, तो हेटेरोजाइगोट जो होगा उसमें क्या होगा, एलील डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, तो कुछ चेंजेस के कारण, डिफरेंट के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज देखने को मिलेगा। दैट इट हैज अंडरगोन विच मॉडिफाइज। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इन क्या मतलब मॉडिफाई करता है इनमें इंफॉर्मेशन को। तो ये जो विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पार्टिकुलर एलील कंटेन, तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी जीन है तो उसके पास में जो एलील रहता है तो वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसी इन्फॉर्मेशन को जिस पार्टिकुलर एलील कंटेन होता है, मतलब कोई पार्टिकुलर एलील है उसके अंदर, जीन के अंदर, तो उस जो करेक्टर इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करने का काम वो करता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं जीन का, जैसे दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, जो क्या करता है, किसी एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, क्या होता है, देयर आर 2 कॉपी जीन होगा, द 2 एलील फॉर्म, किसके फॉर्म में होगा, एलील के फॉर्म में। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम करते हैं एज्यूम दैट द नॉर्मल एलील क्या होता है, प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एलील क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो किसके लिए जरूरी होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसका। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो जो मॉडिफाइड एलील है ये क्या हो सकता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकेगा, नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम के लिए, या नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए, या नो एंजाइम एट ऑल। तो ये 3 केस इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं कि फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, तो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील क्या होता है, इज इक्विवेलेंट टू द अनमोडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील क्या होगा, अनमोडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट, तो ये क्या करेगा, ये सेम फिनोटाइप या ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट हो जाए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एंड सच इक्विवेलेंट एलील, जैसे मान लेते हैं कुछ इक्विवेलेंट एलील पेयर में होता है, वेरी कॉमन होता है, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, अगर ऐसा हो जाए कि एलील कोई जो एंजाइम प्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करेगा, नो एंजाइम करेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, उस केस में क्या होगा, फिनोटाइप में भी इफेक्टेड, तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसका फिनोटाइप क्या होगा, इफेक्टेड होगा। द फिनोटाइप या ट्रीट विल ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील, तो यहाँ पे फिनोटाइप या ट्रीट क्या होता होगा, विल बी डिपेंडेंट होगा किसका, फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील के। ठीक है, अनमोडिफाइड एलील के फंक्शनिंग के ये डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते थे, अनमोडिफाइड फंक्शनिंग एलील
विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, वो क्या करेगा, ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज डोमिनेंट एलील, जो कि क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा, एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव एलील होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या जनरली रिसेसिव एलील है, एंड हेंस द एग्जाम्पल above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme। और ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा रिसेसिव ट्रेट के लिए, सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम के कारण, बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, क्योंकि कोई एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे वो रिसेसिव यहाँ पे शो होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कोडोमिनेंस का केस। तो कोडोमिनेंस के केस में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ब्लड में, ठीक है। तो टिल नाउ we were discussing cases where the F1 resemble either of the two parents dominance। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो मेंडल ने जो कोर्स कराया था तो उसमें जो टू पेरेंट्स का जो कोर्स कराया था, तो F1 में क्या मिला था कि दोनों पेरेंट्स का डोमिनेंस के केस में रिजेंबल कर रहा था करेक्टर, ठीक है, एंड वाज इन बिटवीन, और दोनों के बिटवीन में किस में रहता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, जब हम लोग कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो इन दिस केस में F1 जनरेशन क्या होता है, रिजेंबल करता है बोथ पेरेंट्स। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो उसका जो करेक्टर होगा वो आपको मतलब दोनों में दिखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब उसमें नहीं दिखेगा, उसमें भी दिखने को मिलेगा, मतलब मेल पेरेंट्स के और फीमेल पेरेंट्स के दोनों के करेक्टर आपको F1 में दिखने को मिलेगा, ठीक है। A good example of the different types of the red blood cell that determine ABO blood group in human beings। तो ह्यूमन बींग्स में आपको मतलब यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकता है, जो कि आता है कोडोमिनेंस को शो करता है। कोडोमिनेंस यहाँ पे शो कर रहा है कि मतलब जो दो एलील है, जैसे मान लीजिए दोनों एलील अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, कोडोमिनेंट मतलब दोनों डोमिनेंट शो कर रहा है। ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, और जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, जीन आई के थ्रू कंट्रोल होता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रेड ब्लड सेल का, उसके पास क्या होता है, शुगर पॉलीमर होता है, दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है, एंड द काइंड ऑफ द शुगर कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो उसमें मतलब उस काइंड का शुगर रहता है जो उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एंड द जीन आई के पास बोलते हैं, जीन आई हैज 3 एलील, तो जीन आई के पास में कितने एलील है, एक से ज़्यादा एलील है, कैपिटल आई एंड कैपिटल आई ए है, एंड कैपिटल आई बी है, एंड स्मॉल आई है। एंड द एलील कैपिटल आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, ये क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर को प्रोड्यूस करता है। वाइल एलील स्मॉल आई की बात करते हैं तो ये डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड ईच पर्सन पोजेस एनी 2 of 3 आई जीन एलील, तो कोई भी पर्सन है उसके पास में क्या मिलेगा, एनी 2 of 3 जीन दिखने को मिलेगा, एंड कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो ये स्मॉल आई जो है इस पे कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी क्या होता है, कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, मतलब इसकी करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता, उस पर ये हावी हो जाता है। इन अदर वर्ड की बात करते हैं, व्हेन कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई परजेंट, जब ये दोनों परजेंट होता है तो क्या एक्सप्रेस होगा, ओनली आई कैपिटल आई एक्सप्रेस, बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि ये कोई शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब आई बी कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई परजेंट होता है तो ये आई बी को कैपिटल आई बी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। बट व्हेन कैपिटल आई ए हो एंड कैपिटल आई बी परजेंट होगा टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, तो वो अपना टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा दोनों, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि कोडोमिनेंस के कारण ये दोनों ही डोमिनेट शो करेगा। हेंस द रेड ब्लड सेल हैव बोथ ए बी टाइप ऑफ शुगर, तो इस केस में क्या हो जाएगा
ये ब्लड के पास में ए और बी दोनों टाइप का शुगर इसके पास में होगा। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील होता है एंड देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील, इसके कॉम्बिनेशन में 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं एंड 3 एलील दैट आर पॉसिबल एंड देयरफॉर टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी फिनोटाइप इज पॉसिबल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, आप वहाँ पे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स लिया गया है किसी एक पेरेंट से, ये पेरेंट्स सेकेंड से लिया गया है और ये दोनों का जो कोर्स कराया गया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट दिया गया है और ये ब्लड टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स देख सकते हैं कैपिटल आई ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई ए। ठीक है, जो क्या बनाएगा ए ब्लड टाइप्स होगा ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे होंगे ना वो ए ब्लड के होंगे। और अगर मान लीजिए एक पेरेंट से कैपिटल आई आया और दूसरे पेरेंट से कैपिटल आई भी आया, तो ये दोनों क्या करेगा अपना शुगर को प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में क्या होगा ब्लड टाइप जो ऑफस्प्रिंग का होगा ए बी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पेरेंट से कैपिटल आई ए आया और दूसरे से स्मॉल आई आया, तो ये क्या बना देगा कैपिटल आई ए स्मॉल आई, जो ए ब्लड ग्रुप को शो करता है। और दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है एक पेरेंट से कैपिटल आई भी आए, दूसरे पेरेंट से कैपिटल आई ए आए, तो ये तो दोनों अपना शुगर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी ए बी ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स एक है, उसका कैपिटल आई बी ब्लड ग्रुप है, आई बी उससे आएगा एलील, और दूसरे जो पेरेंट्स हैं उससे कैपिटल आई बी एलील आएगा। ये दोनों क्या करेगा फिर कंबाइन करके कैपिटल आई बी बनाएगा, जो कि बी ब्लड ग्रुप बच्चे का आएगा। इसके बाद में अगर मान लीजिए एक पेरेंट से कैपिटल आई बी है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई एलील आया, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देगा, ये तो एक ही शुगर प्रोड्यूस करेगा कैपिटल आई बी वाला, स्मॉल आई तो नहीं करेगा। तब इस केस में बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। अगर यहीं पे मान लीजिए अगर पेरेंट्स वन का जो पेरेंट्स वन है उसमें से एलील स्मॉल आई आया और दूसरे पेरेंट्स से भी स्मॉल आई एलील आया, तो इस केस में क्या होगा जीनोटाइप स्मॉल आई होगा और इसमें क्या होगा बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं आप, डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग also provide a good example of multiple एलील। तो ये क्या करता है, हमें एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर रहा है कि आप मल्टीपल एलील काम कर रहा है। एंड हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, क्या एलील कितना है, एक से ज़्यादा है, 3 एलील है यहाँ पे। ठीक है, एंड गवर्निंग द सेम कैरेक्टर सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट। तो ऐसा अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसमें 2 ही एलील प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीपल एलील देखने को मिला। तो मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीड आर मेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अकेजनली क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कभी अकेजनली में देखा जाता है कि एक सिंगल जीन जो होता है, यू नॉर्मली तो नहीं देख सकते, कभी कभी देख सकते हैं कि सिंगल जीन क्या करता है प्रोडक्ट जो उसका प्रोडक्ट होता है में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक से ज़्यादा इफेक्ट को वो शो कर पाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टार्च सिंथेसिस, किसमें पी प्लांट पी सीड में लेते हैं। इसमें क्या होता है कंट्रोलेड बाय वन जीन के थ्रू कंट्रोल होता है एंड इट हैज़ 2 एलील, इसके पास में क्या होता है 2 एलील होता है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। और स्टार्च जो सिंथेसाइज्ड होता है इफेक्टिवली बाय द कैपिटल बी, और जो स्टार्च सिंथेसिस हो पाता है वो इफेक्टिवली हो पाता है कैपिटल बी के कारण, जो क्या शो करता है होमोजाइगोट होता है। ठीक है, देयरफॉर द लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस, इस कारण से क्या होता है जो इसका जो स्टार्च ग्रेन का जो शेप आएगा वो लार्ज होगा। ठीक है, इन कंट्रास्ट की बात करते हैं तो अगर होमोजाइगस की बात करते हैं रिसेसिव केस आता है, दोनों जो एलील है इसमें अगर स्मॉल है बी है, तो इस केस में क्या होगा हैव लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस, जो स्टार्च का जो सिंथेसिस होगा वो उसमें लेसर इफिशियंसी होगा एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। तो ये जो स्टार्च ग्रेन बनेगा ये स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ देज सीड, मैच्योरेशन के बाद तो क्या होगा यहाँ पे कैपिटल बी जो सीड्स आर राउंड, कैसा होगा राउंड दिखेगा
एंड स्मॉल बी सीड कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। तो ये हमें कब दिखेगा, जब मैच्योरेशन हो जाएगा है तब, ठीक है। एंड हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड, हेटेरोजाइगोट जो होगा वो कैसा सीड प्रोड्यूस करेगा, राउंड सीड को प्रोड्यूस करेगा। एंड कैपिटल बी सीम टू बी डोमिनेंट एलील, एंड यहाँ कैपिटल बी कैसा शो करेगा, डोमिनेंट शो करेगा, ठीक है। बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी सीड की बात करते हैं तो इसमें कैसा होगा, इसका साइज इंटरमीडिएट होगा, ना तो ज़्यादा लंबा होगा ना तो ज़्यादा नाटा होगा, ठीक है, ना टेल ना मोटेल ना मोर डाउफ, ठीक है। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल एंड द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ऐसा एलील क्या शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, ठीक है। तो therefore the dominance is not a autonomous feature of a gene या the product। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंस जो होता है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं होता किसी जीन का या प्रोडक्ट का। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जीन डोमिनेंट हमेशा ही रहेगा, एंड दैट इट हैज़ इन्फॉर्मेशन फॉर, ठीक। इट डिपेंड एज मच ऑफ द जीन प्रोडक्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से किसी पार्टिकुलर फिनोटाइप को वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हो। एंड एज इट डज ऑन द पार्टिकुलर फिनोटाइप दैट बी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। तो मेंडल का जो कोर्स कराया गया था, मेंडल ने अपने टाइम पे जो कोर्स करे थे, तो पहले तो वो वन कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने कोर्स कराया था पी प्लांट पे, उसके बाद में उन्होंने टू प्लांट पे भी कोर्स कराया था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जीन को लिया गया है, ठीक है। मेंडल also worked with and caused pea plant that different into character। यहाँ पे क्या होता है, दो कैरेक्टर को लिया गया है, ठीक है। एज इन सीन इन कोर्स बिटवीन द पी प्लांट दैट हैज सीड विथ येलो कलर एंड राउंड शेप। तो यहाँ पे जो सीड है वो कैसा है, येलो कलर का है, राउंड शेप में है, ठीक है। एंड ऑन दी दैट द सीड इज ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप्ड। यहाँ पे आप दो कैरेक्टर देख सकते हैं, पहला केस तो पहला आप देख सकते हैं कि पहला येलो कलर है और उसका शेप राउंड है, एंड दूसरा में देख सकते हैं कि ग्रीन कलर है एंड रिंकल्ड शेप है। तो मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ दिस पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप। तो उन्होंने जो ये कोर्स कराया तो उसमें क्या देखा कि जो क्रॉसिंग में जो रिजल्ट उसका आया तो येलो कलर्ड और राउंड शेप का सीड मिला उनको पहले, ठीक है। Here can you tell which of the character in the pair yellow या green color and round या wrinkled shape was dominant। तो ये इसको जो एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे जीन के फॉर्म में हम इसे डिकोड करके यहाँ देख सकते हैं कि कैसे डोमिनेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि द येलो कलर वाज डोमिनेट ओवर ग्रीन। तो जो येलो कलर था उसमें डोमिनेंट था ओवर ग्रीन कलर पे, एंड द राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो राउंड जो शेप था सीट का वो क्या था, डोमिनेंट था रिंकल्ड पे, ठीक है। एंड दीज रिजल्ट वेयर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गोट when he made separate monohybrid क्रॉस। तो उन्होंने कैसे इसका एनालिसिस कर पाया कि क्या कौन सा डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो उन्होंने भी उनका मतलब सिंगल करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, सेपरेट अलग अलग करके, मतलब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बिटवीन द येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट एंड बिटवीन द राउंड एंड रिंकल्ड सीड प्लांट पे, ठीक है। एंड जैसे मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने सपोज दैट लेट्स यूज द जीनोटाइप सिंबल कैपिटल वाई लिया डोमिनेंट के लिए, येलो कलर के लिए, येलो सीड कलर के लिए, और उन्होंने क्या किया, स्मॉल वाई को लिया फॉर किसके लिए, रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए। तो रिसेसिव के लिए उन्होंने स्मॉल वाई लिया, ठीक है। एंड कैपिटल आर इज राउंड शेप्ड सीड। तो जो कैपिटल आर था वो राउंड शेप्ड सीड के लिए था,
एंड स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड सीड शेप के लिए लिया। तो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरीके से उन्होंने जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स का निकाल लिया। एंड द कोर्स बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन इन फिगर, हम लोग अभी देखेंगे उसमें दिया होगा जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स प्लांट का। एंड इसका गैमेट क्या बन सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट आएगा एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका जो F1 जनरेशन होगा वो क्या होगा, सारा प्लांट जो इन्होंने जो कोर्स कराया था तो राउंड होगा एंड येलो होगा, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, इन्होंने बाद में क्या किया, सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया F1 प्लांट का। तो उन्होंने क्या मिला उनको, 3/4 जो F2 प्लांट था उसमें क्या मिला उन्हें, येलो सीड कलर मिला, ठीक है, और 1/4 जो था ग्रीन कलर का मिला। ये अब क्या यहाँ पे कर रहा है कि येलो एंड ग्रीन कलर क्या होगा है, सेग्रीगेट कर रहा है इन 3:1 रेशियो में। एंड राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप also segregated, ये also segregate कर रहा है किसमें, 3:1 रेशियो, जस्ट लाइक इन मोनो हाइब्रिड कोर्स। तो इन्होंने देखा कि जो अगर इन्होंने अलग अलग जो कोर्स कराया तो इनका एग्जाम्पल जो हमें जो इनका फिनोटाइप मिल रहा है, जीनोटाइप मिल रहा है, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है मोनो हाइब्रिड कोर्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जैसे ये पेरेंट्स जनरेशन है तो यहाँ पे राउंड येलो, तो यहाँ पे आपको बताई थी मैं कि जो राउंड था यहाँ पे हम लोगों ने डोमिनेंट के केस में कैपिटल आर लिया एंड ये पेरेंट्स लिया हम लोगों ने, येलो के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। रिंकल्ड की बात करते हैं तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया। फिर गैमेट जो बना यहाँ से, तो यहाँ पे गैमेट बनने की जो प्रोबेबिलिटी थी, तो पहला था कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा में स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसका जो क्रॉसिंग कराया गया तो F1 जनरेशन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ क्या मिला, राउंड येलो, जो क्या था, मिक्सचर था कैपिटल आर का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। फिर इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग कराया, मेंडल ने F2 क्रॉस कराने के लिए उन्होंने सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग से इन्होंने क्या मिला, पहले तो इन्हें 4 टाइप्स के गैमेट मिले, तो इन्होंने 4 टाइप्स के जो गैमेट थे उनका सेल्फिंग करा दिया। तो इन्हें यहाँ पे क्या मिला, 9:3:1 के रेशियो में उन्हें, मतलब जो राउंड रिंकल्ड था ग्रीन कलर, तो यहाँ पे इसको उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे मिली, ठीक है। फिनोटाइप, तो इसका फिनोटाइप क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो राउंड येलो में 9 मिले एंड राउंड ग्रीन की बात करते हैं तो 3 मिले एंड रिंकल्ड येलो की बात करते हैं 3 मिले एंड रिंकल्ड जो ग्रीन था 1 मिला। तो ये क्या था, ये जो डायहाइब्रिड कोर्स था उसका रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक बार आप स्क्वायर ये बना के पुनेट स्क्वायर बना के आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अब देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि इन डायहाइब्रिड कोर्स, अगर डायहाइब्रिड कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर्ड इन रेशियो 9:3:1। तो अभी हम उन्होंने पढ़ा था कि जो मेंडल का जो डायहाइब्रिड कोर्स था उसमें हमें इस टाइप का रेशियो मिला एंड सच रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर। एंड इस टाइप का रेशियो क्या हुआ, सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे शो करे थे, हम लोग पढ़े थे मेंडल में स्टडी करे थे एंड मेंडल ने स्टडी करा था इसके बारे में। एंड द रेशियो ऑफ 9:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज कॉम्बिनेशन सीरीज। ये क्या होता है, किसके थ्रू कॉम्बिनेशन सीरीज डिराइव कर सकते हैं, 3 येलो एंड 1 ग्रीन एंड विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड एंड द डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलो। तो हम लोग इस तरीक़े से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। 3 राउंड 1 रिंकल्ड करके इस टू में एंड 3 येलो 1 ग्रीन का इस टू में, तो क्या मिलेगा, 9 राउंड येलो
एंड 3 wrinkled येलो एंड 3 राउंड ग्रीन एंड 1 wrinkled ग्रीन मिल जाएगा। तो के बेसिस पे हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड ग्रोथ। इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डायहाइब्रिड ग्रोथ का, तो मेंडल ने क्या प्रपोज किया था, सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन को मेंडल ने प्रपोज किया था, दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। एंड द लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट कॉम्बाइंड इन हाइब्रिड, जब टू पेयर ऑफ ट्रेट को कॉम्बाइंड करते हैं किसी हाइब्रिड में, तो इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो इस केस में क्या होता है कि सेग्रीगेट वन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से, ठीक है, जिसको हम लोग इसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग meiosis and meiosis, the production of eggs and pollen in the F1, the capital R small r and capital Y small y plant, ठीक है। Consider the segregation of the one pair of gene capital R and small r, जिसमें क्या होगा, 50% ऑफ द गैमेट क्या करेगा, हैव द जीन कैपिटल R and other 50% हैव स्मॉल r. Now beside each gamete हैविंग आइदर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो इसमें क्या हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है या स्मॉल आर भी हो सकता है, ठीक है, 50-50 में। एंड इट शुड आल्सो हैव कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर दैट द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ आर कैपिटल आर एंड 50% ऑफ स्मॉल आर, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल वाई एंड 50% ऑफ स्मॉल वाई। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देयरफॉर 50% ऑफ द स्मॉल आर बियरिंग गैमेट हैज कैपिटल वाई एंड अदर 50% हैज स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो 50% के पास में कैपिटल वाई होगा एंड अदर 50% के पास स्मॉल वाई होगा, ठीक है, ये दोनों केस इसमें हो सकता है। सिमिलरली 50% ऑफ द कैपिटल आर बियरिंग गैमेट हैज कैपिटल वाई, तो अदर 50% की बात करते हैं, कैपिटल आर है तो उसके पास में क्या हो सकता है, 50% कैपिटल वाई हो सकता है, अदर 50% के पास स्मॉल वाई हो सकता है। एंड दच देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट, तो इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जीनोटाइप्स ऑफ द गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड 4 टाइप्स ऑफ पोलन या एंड 4 टाइप्स ऑफ एग्स बोल सकते हैं। द 4 टाइप्स आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है, ईच विथ फ्रीक्वेंसी 25% या 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस। टोटल गैमेट प्रोड्यूस का क्या हो सकता है, 1/4 हो सकता है, ठीक है, 25%। When you write down the 4 types of egg and pollen on the 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygote। तो Punnett square बना के अगर दोनों टाइप से अगर करते हैं तो ये ईजी हो जाएगा भी, ठीक है। एंड दैट गिव राइज टू द F2 प्लांट। Although there are 16 square, how many different types of the genotype phenotype are formed। तो यहाँ पे क्या था, जो मेंडल का हाइब्रिड कोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें 16 स्क्वायर था, जिसमें हम लोगों ने सारे मतलब प्लांट का येलो एंड राउंड रिंकल्ड को हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप को हमें मिला था। नोट दैम डाउन द गिवन फॉर्मेट, यहाँ पे आप टेबल बना के यहाँ पे लिख सकते हो F1 का जीनोटाइप एंड उसका एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या क्या मिला, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि 9:3:1 में हम लोग मिला था। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है।
तो मेंडल क्या हुआ था, पब्लिश्ड किया था हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारा उसमें रीजन था जिसके कारण क्या हुआ, इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। तो 1900 तक इनका जो मतलब रिसर्च वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कारण देखा जाए उस टाइम का क्या कारण था, कम्युनिकेशन था। उस समय क्या था, कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। उसमें कम्युनिकेशन ईजी नहीं था जिस तरीक़ा से आज है, एज इट इज़ नाउ, उसमें नहीं था। इन दोज डे हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड, उनका जो वर्क था वो वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो पाया था। और सेकेंड अगर जानना चाहें तो उसमें क्या होता है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, उनका जो कॉन्सेप्ट था जीन का, उन्होंने इस जीन का वर्ड यूज ही नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर बोला था। उन्होंने क्या टर्म यूज किया था, फैक्टर यूज किया था इन मेंडल्स के वर्ड में, जो क्या था, स्टेबल था एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। तो जो क्या कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मेंडल ने क्या बोला कि एक फैक्टर है जो क्या करता है, किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उन्होंने ये जीन टर्म यूज नहीं किया था। अब क्या था, एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, एंड जो पेयर ऑफ एलील होता है वो ब्लेंड नहीं होता एक दूसरे से, उन्होंने ये बोला था। एंड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हीज कंटेम्प्रेरी, तो कंटेम्प्रेरी से उनका वो उन्होंने बिलीव नहीं किया, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। तो उनकी बात पे ये विश्वास नहीं किया जा रहा था उस समय। उसके बाद थर्ड रीजन क्या था, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट हिज टाइम। तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि मेंडल ने पहली बार, मेंडल ही एक ऐसे मतलब साइंटिस्ट थे जो उन्होंने पहली बार मतलब मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में यूज किया था, जो कि उस समय के लिए ये एकदम नया था, जिसके कारण इनकी बात पे कोई विश्वास करना ही नहीं चाह रहे थे। इसके कारण से इसका जो रिसर्च वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था। एंड फाइनली थ्रू द मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर, जो क्या था, जीन था, द डिस्क्रीट यूनिट and he could not provide any physical proof for the existence of factors। तो उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दे सके थे कि जो फैक्टर्स होते हैं उसका कोई एग्जिस्टेंस होता है, उन्होंने ये बात नहीं बता पाए थे। एंड से दैट दे वेयर मेड ऑफ, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो किसके बने हुए थे, ये यहाँ तक उन्होंने नहीं बता पाए थे वो। इन 1900 3 साइंटिस्ट, उसके बाद क्या हुआ, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, डिब्रिज नाम था, कॉरेंस नाम था एंड से मार्क नाम था वन। एंड इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड, क्या किया इन्होंने, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड किया मेंडल्स के रिजल्ट को एंड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। एंड ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, और इस टाइम पे क्या था, डेवलप्ड हो गया था, एडवांस फीचर आ गए थे माइक्रोस्कोपी के, एंड दैट वेयर टेकिंग प्लेस एंड साइंटिस्ट वेयर एबल टू क्लियरली केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। एंड इस टाइम में क्या था कि साइंटिस्ट केयरफुली मतलब सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोप में देख सकते थे, एंड दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस and that appeared to double and divide just before each cell division, and just before each cell division यहाँ divide होते हैं। and these were called chromosome, जो क्या होता है, कलर बॉडीज होता है, they were visualized by staining। हम लोग क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में बाय स्टेनिंग। तो इस समय जो एडवांसमेंट आ गई थी, इस माइक्रोस्कोप आ गया था, तो इसके कारण क्या हो सकता था, जो ये 3 साइंटिस्ट आए थे ये ईजी से मतलब उसके बारे में रिसर्च कर पाए थे। मेंडल का जो रिसर्च जो इनकम्प्लीट था, जो पब्लिश नहीं हो पाया था, उसको उन्होंने मतलब रीडिस्कवर्ड किए थे। तो इसके बाद उन्होंने देखा क्या, बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो इसमें वर्कड आउट हो गया कब, 1902 में। तो वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरिन, उन्होंने क्या नोटेड किया कि नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। इन्होंने क्या देखा, क्या एनालाइज किया कि जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के पैरेलल में होता है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट
जिसको क्या कैसे यूज कर सकते हैं क्रोमोसोम मूवमेंट में, टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। Recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis and during meiosis। तो माइटोसिस क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, एंड मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। तो इसके हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करा था, उस क्रोमोसोम को किस का भी क्रोमोसोम का माइटोसिस और मियोसिस के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवांसमेंट माइक्रोस्कोपी आया था, तो उसमें हम लोग क्या सेल डिवीजन के थ्रू देखा गया था साइंटिस्ट के थ्रू। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन, जो क्रोमोसोम हो या जीन हो, दोनों क्या होता है, पेयर्स में होते हैं। एंड द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, होमोलोगस, ये जो टू एलील है ऑन जीन पेयर क्या होगा, लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट पे होगा एंड होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिक्चर दिया गया है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये G1 स्टेज पे दिया गया है। यहाँ G2 स्टेज में आप देख सकते हैं बाइवेलेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका यहाँ बाइवेलेंट होना स्टार्ट हुआ है। एंड मियोसिस 1 में आप देख सकते हैं ये इस स्टेज में आ गया, एनाफेज स्टेज में मियोसिस 1 दिखाया गया है। एंड मियोसिस 2 का ये एनाफेज 2 है, मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है। यहाँ पे जर्म सेल देखने को मिल रहा है। तो इसको आप समझने के लिए आपको सेल डिवीजन चैप्टर भी पढ़ना होगा क्लास 11th का। एंड मियोसिस एंड जर्म सेल इन्फॉर्मेशन इन सेल विथ 4 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम लोग मियोसिस जर्म सेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वो क्रोमोसोम के साथ में। तो कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन द जर्म सेल आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्म सेल कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आपने सेल डिवीजन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है, ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, हमें कंपेरिजन देखना होगा, क्रोमोसोम और जीन का क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपेरिजन दिया गया है टेबल में यहाँ पे। तो जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, पेयर्स में होता है, और जीन भी क्या होता है, पेयर्स में होता है। एंड क्या होता है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होना होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है एक दूसरे से। एंड दैट ओनली ईच ऑफ द पेयर ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। तो जो उसका एक पेयर होता है वो किसके थ्रू कैसे ट्रांसमिट होता है, एज ए गैमेट, ठीक है। एंड सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, अगर जीन की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, सेग्रीगेशन एट गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, वन पेयर से ट्रांसमिट होता है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं क्रोमोसोम में, तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट। तो अगर जीन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, ठीक है। अगर फोर्थ पॉइंट दिया, कैन यू टेल व्हिच ऑफ दिस कॉलम ए विल रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड व्हिच विल रिप्रेजेंट द जीन एंड हाउ डू यू डिसाइड। तो हम लोग डिसाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे जीन और क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम क्या होगा, ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो उसी का फॉर्मेट होता है, जीन का ही फॉर्मेट होता है। क्रोमोसोम में क्या होगा, वो ज़्यादा कॉम्पैक्शन उसमें ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मियोसिस चलता है उसका एनाफेज 1 आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का पेयर अलाइन करता है कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एंड टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर क्रोमोसोम फॉर डिफरेंट कलर इन लेफ्ट एंड राइट कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में लेफ्ट और राइट कॉलम देख सकते हैं जहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम इसमें, और इस केस में हम लोग लेफ्ट और राइट कॉलम में देख सकते हैं। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1 में देखें तो यहाँ ऑरेंज कलर आपको दिखने को मिल रहा है। एंड द जीन सेग्रीगेटेड टुगेदर, तो जीन यहाँ पे क्या हुआ है, एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहा है। बट इन द राइट हैंड कॉलम अगर देखें पॉसिबिलिटी 2 में, तो यहाँ क्या ऑरेंज दिया गया है, ऑरेंज इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ये क्या होता है, रेड क्रोमोसोम से सेग्रीगेट करेगा। और यहाँ पे क्या था, ऑरेंज किससे कर रहा था, ग्रीन कलर से सेग्रीगेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका केस दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मियोसिस 2 दिया है, तो एनाफेज 2 है, ये मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये जर्म सेल है दोनों का, जो क्या होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम को शो कर रहा है, ठीक है।
इंडिपेंडेंस ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ पे शो करा। आप इसको समझने के लिए एक बार सेल डिवीजन चैप्टर जरूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आपको ये अच्छे से पूरा क्लियर समझ में आने लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं सटन एंड बोबरी, जो साइंटिस्ट थे उनका मतलब थ्योरी के बारे में देखते हैं हम लोग। सटन एंड बोबरी जो आर्ग्यू कर रहे थे, उनका क्या था, दैट पेयरिंग ऑफ एंड द सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड, ठीक है। जो वो कैरी करता है वो फैक्टर क्या होता है, सेग्रीगेट करता है, ठीक है। इसके क्या होता है, इसमें सेपरेशन होता है। पेयरिंग, जैसे पेयरिंग है कोई भी मतलब क्रोमोसोम, उससे क्या होता है, सेग्रीगेशन उसमें आएगा जो कैरी कर रहा है। एंड सटन यूनिटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ में सटन ने क्या यूनिट किया, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के बारे में बताया उन्होंने, जिसको क्या कहते हैं, क्वालिटीज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया सटन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस, जो वेरिफिकेशन का काम कौन किया था, उन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने और उनके कॉलेग्स ने किया था, एज कॉलेग्स, एंड लीड टू द डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन। तो इन्होंने जो मॉर्गन साहब थे और उसके जो कॉलेग्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसका स्टडी करा। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ वेरिएशन भी आ रहा है, जो क्या बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन दिखने को मिल रहा है, कुछ यूनिक कैरेक्टर वहाँ पे दिखने को मिल रहा है जो नॉर्मली दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस पे वर्क किया था, मॉर्गन वर्कड विद द टीनी फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट फ्लाइज था उन्होंने उन पे वर्क करा था, ड्रोसोफिला मेलोंगिस्टर पे, ठीक है। विच वेयर फाउंड वेरी सूटेबल, उन्होंने क्यों लिया था, ड्रोसोफिला मेलोंगिस्टर को ही क्यों लिया, और कुछ भी ले सकते थे, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे। जैसे ये इजी स्टडी करने के लिए थे, ये छोटे इस क्या होता है, इसका ग्रो दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी में इसको हम लोग सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते थे अच्छे से, ठीक है। एंड द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स, और इसका जो लाइफ साइकिल था वो 2 वीक्स का था, इसलिए ये अच्छा था। और इसका क्या होता था, सिंगल मेटिंग में, सिर्फ सिंगल मेटिंग वुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई, और इसका एक ही सिंगल मेटिंग कराने से ही बहुत सारे बच्चे प्रोजेनी मिल जाते थे। एंड ऑल्सो देयर वाज क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्लाई। तो इसमें जो मेल और फीमेल फ्लाई में हम लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते थे कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। एंड also it has many types of hereditary variation, इसमें hereditary variation भी दिखने को मिला था, कैन बी सीन विद दी लो पावर माइक्रोस्कोप। यही सारा रीजन था जिसके कारण जो मॉर्गन थे ड्रोसोफिला मेलोंगिस्टर को चूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं ड्रोसोफिला का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेल पोर्शन है, ये फीमेल पोर्शन है। तो मेल क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल है, एंड जो फीमेल है वो साइज इसका ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू मेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड कोर्स इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वेयर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो देज कोर्स द कोर्सेस वेयर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड कोर्स कैरिड टू द आउट द मेंडल इन पी। तो जो ये जो कोर्स लिया गया था वो किसके सिमिलर था, डायहाइब्रिड कोर्स का, जो मेंडल ने पी प्लांट में लिया था। तो फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने क्या हाइब्रिडाइज किया, येलो बॉडीज वाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडीज रेड आई मेल। तो उन्होंने क्या किया, जो मॉर्गन साहब थे उन्होंने जो येलो बॉडीज था और वाइट आई फीमेल थी उसको क्रॉस कराया किससे, ब्राउन बॉडीज रेड आई मेल से, और इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। जब वो F1 प्रोजेनी को इंटरक्रॉस कराया तो उन्हें क्या मिला, ही ऑब्जर्व्ड दैट द 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो जो 2 जीन था वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा था इंडिपेंडेंटली ईच अदर से, एंड द FU रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। और जो F1 का जो रेशियो आ रहा था यहाँ डेविएट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा था, इसी कारण से,
ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द रेशियो यहाँ पे सेग्रीगेट इसका जो डेविएट कर रहा था, यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा था। तो उसके बाद मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जीन किस पे लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। और उन्होंने क्या देखा, saw quickly that when the two genes in a dihybrid course were situated on the same chromosome। उन्होंने क्या देखा पहला केस में कि जब दो जीन डायहाइब्रिड कोर्स में सेम क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होता है तो द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वेर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो इस केस में क्या होता है, जब मान लीजिए दो सेम क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो जीन लोकेटेड है सेम लोकस पे ही है और सेम क्रोमोसोम पे है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स का जो करेक्टर बच्चों में जो प्रोजेनिंग पास आउट हो रहा है वो हाइयर परसेंटेज में हो रहा है, ठीक है। और नॉन पेरेंटल जो वेरिएशन हो रहा है बहुत कम, मतलब बहुत लेस मतलब अमाउंट में हो जा रहा है वेरिएशन। तो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिजिकल एसोसिएशन से हो रहा है, लिंकेज के कारण हो रहा है, जिसको लिंकेज बोला। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, किसी जीन पे लोकेटेड है एकदम, तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा तो उसमें वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन, जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है तभी वेरिएशन आता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं आया तो जैसा पेरेंट था वैसा ही करेक्टर सारा बच्चे में आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइटली फिजिकल एसोसिएशन एकदम टाइट है, मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस एसोसिएशन क्या था, उन क्रोमोसोम पे ये था, टाइटली ये था, लिंक्ड था एक दूसरे से। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और ये जो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रोजेनी में जो करेक्टर कुछ आया वो वेरिएशन के कारण आया, कॉम्बिनेशन के कारण आया, ठीक है। And Morgan and his group also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, some of the genes are tightly linked। some of the gene क्या होता है, टाइटली लिंक्ड होता है, जो सो क्या करता है, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन को, बहुत ज़्यादा कम रिकॉम्बिनेशन उसमें देखने को मिलेगा। वाइल अदर्स वेर लूजली लिंक्ड, अगर क्या है, लूजली लिंक्ड है एक दूसरे से, सो हायर रिकॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। For example, he found that the gene white and yellow were tightly linked। जो जीन था, उन्होंने जो जीन लिया था वाइट एंड येलो कलर, टाइटली लिंक्ड था, जिसके कारण क्या हुआ, सो ओनली 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या देखा कि 1.3% की रिकॉम्बिनेशन सिर्फ शो कर रहा है। और दूसरे केस में क्या हुआ, वाइल वाइट एंड मिनीमेचर बीइंग सो द 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा शो कर रहा है कंपेयर टू किसमें, वाइट एंड येलो के केस में, ठीक है। एंड हिज स्टूडेंट, और उनका जो मॉर्गन साहब का जो स्टूडेंट था अल्फर्ड स्टरवेंट, उन्होंने क्या किया, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी को यूज करके इसके बीच में बिटवीन टू जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। उन्होंने जीन के बीच के डिस्टेंस को मैप किया, जिसको हम लोग आज मैप्ड कहते हैं, पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, जीन मैपिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। टुडे जीन मैप्स इसको जाना जाता है, जीन मैप्स कहते हैं, ठीक है। जीन मैप्स आर extensively used as a starting point in the sequencing of the whole genome, as was done in case of the human genome sequencing project described later, ठीक है। तो ये जो उन्होंने जो उनका जो स्टूडेंट था, मॉर्गन का स्टूडेंट अल्फर्ड, तो उन्होंने क्या किया, जीन मैप को खोज किया, मतलब उन्होंने दो जीन के बीच का डिस्टेंस मेजर किया फ्रीक्वेंसी का, जीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, और उन्होंने जीन मैप को यहाँ पे डिस्क्राइब करा। तो ये जो हम लोगों ने अभी करा था, तो उसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ, जैसे पेरेंटल में था कोर्स 1 कोर्स B, तो 2 कोर्स कराया गया था, जिसमें मैंने बताया था किसमें, एक में ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखा था, एक में कम रिकॉम्बिनेशन दिखा था। तो पेरेंट में जैसे येलो एंड वाइट में देखें एंड विल टाइप में लिया गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं F1 जनरेशन इस तरीका का था, ये विल टाइप इसमें मिला पहला, दूसरा में येलो एंड वाइट मिला।
इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेरेंटल करेक्टर था ज़्यादा आया एंड रिकॉम्बिनेंट कम आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन था, जो वेरिएशन आया बहुत कम आया। ठीक है, और इसके फिर बाद में F2 क्रॉस कराया गया। तो F2 क्रॉस में आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग F2 क्रॉस में अगर देखें तो F2 क्रॉस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि येलो वाइट एंड येलो यहाँ पे आया था। एंड अगर यहाँ पे हम लोग फिर दूसरे क्रॉस की बात करते हैं तो इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया था। किस में आया था, वाइट, मिनीमेचर एंड विल टाइप में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देख लेना। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।